ओके, ठीक है। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म जो है हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम लोगों को ये पढ़ना है कि मैग्नेटिज्म से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते थे, उसी तरह से मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में स्टडी करना है, ठीक है। और काफी, अगर आप देखेंगे तो ये कॉन्सेप्चुअल और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसमें आपको नई नई सीखने को मिलेंगी जो आपने कभी पहले पढ़ा नहीं है, ठीक है। और थोड़ा बहुत हद तक ये चैप्टर 1 से रिलेटेड है, ठीक है, बेस्ड है। तो चैप्टर 1 के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर रिवाइज होंगे, ठीक, और उससे रिलेटेड भी है कुछ कुछ बातें इसमें। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म इज द टॉपिक, ठीक है। सो मूविंग चार्जेस मतलब अभी तक हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में जो पढ़ रहे थे, दैट वाज चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट चार्जेस एट रेस्ट। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं मूविंग चार्जेस के बारे में, और इसकी वजह से मैग्नेटिज्म से ये कैसे रिलेटेड है, ये आपको बताना है, इसमें बताना है, बताया गया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को पूरे चैप्टर में कोरिलेट करके बहुत सारी बातों को बताया गया है, ठीक है। मैक्सिमम टॉपिक्स इज इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ओके। तो एक्चुअली क्या है कि आज से मतलब कि 2000 ईयर्स अगो, ठीक है, 2000 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी हम लोग जानते थे और मैग्नेटिज्म के बारे में भी जानते थे लोग, ठीक है। सेपरेटली, इंडिविजुअली इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है उसको जानते थे, चार्जेस मूव करता है, पोटेंशियल होता है, ये है वो है। उसी तरह से मैग्नेटिज्म के बारे में भी जानते थे, अट्रैक्शन रिपल्शन होता है, ठीक है, 2000 साल पहले। लेकिन ये आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, ये बात लोगों को मालूम नहीं थी। और आज से सिर्फ 200 साल पहले 1820 में, ठीक है, ये रियलाइज किया था, ठीक है, कि आपस में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों इंटर रिलेटेड हैं, ओके। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटर रिलेटेड। एक डैनिश फिजिसिस्ट थे जिसका नाम है हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, ठीक है। तो दिस मेनली ओरस्टेड के नाम से फेमस है। तो इन्होंने एक लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन के दौरान एक लेक्चर दे रहे थे, उस समय में 1820 की बात है, उन्होंने देखा कि करंट इन अ स्ट्रेट वायर, ठीक है, एक स्ट्रेट वायर यहाँ से कहीं पे ऐसे फ्लो कर, स्ट्रेट वायर था और इस स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। और इस जगह पर आसपास कहीं पे मैग्नेटिक निडल कॉम्पास रखा हुआ था, ठीक है, और कॉम्पास के अंदर में ये निडल थी। तो उनको गलती से ये दिखाई दे दिया, ठीक है, कि ये जब डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे होंगे या लेक्चर दे रहे थे, तो उस समय उन्होंने देखा कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक निडल जो है कंपास का, उसमें कुछ डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो इसका मतलब उनको ये फील हुआ कि अच्छा, अगर हम किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं तो कंपास निडल में डिफ्लेक्शन होता है, और कंपास निडल में डिफ्लेक्शन का मतलब है कि ये निडल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैग्नेट, इसके अंदर में कंपास निडल के अंदर में मैग्नेट रहता है, और जिसकी वजह से वो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ डिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मतलब ये डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। सो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये करंट फ्लो हुआ जिसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई, ठीक है। ये हम लोग को मेनली इसने कंक्लूजन निकाला
कि देयर इज सम नोटिसिएबल डिफ्लेक्शन इन नियर बाय मैग्नेटिक कंपास नीडल। ओके, और उन्होंने जब इसको और थोड़ा सा ऑब्जर्व किया प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंटली, उन्होंने देखा, तो ये देखा कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है, ये एक मतलब इसके अराउंड एक क्या बोलते हैं, एक सर्कल बन रहा है, ठीक है। और इस सर्कल मतलब इस सर्कल के हर एक पॉइंट पर टेंजेंशियल जो डायरेक्शन होगा, उसी टेंजेंट के डायरेक्शन में ये जो है कंपास नीडल जो है अपने आप को मूव करा पा रहा है, ठीक है, समझ गए। तो यानी कि ये आप लोग 10th में पढ़े भी होंगे कि अगर स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, दिस इज, है ना, सर्कुलर होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, पढ़े थे हम लोग 10th में इस तरह से। तो यस। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी हर पॉइंट पर अलोंग दी टेंजेंट होगी, ठीक है, समझ गए। तो क्यों, क्योंकि इसने देखा यहाँ पर कि कंपास का जो निडल है वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट जो है अपने आप को क्या कर रहा है, अलाइन कर रहा है, ठीक है, ठीक। तो ये इन्होंने यहाँ से ऑब्जर्व किया, ठीक है। और इसके ऊपर में परपेंडिकुलर भी होगा, जैसे अगर वायर मान लीजिए आपका इस मान लीजिए सपोज ये वाई एक्सिस के अलोंग है, तो एक्सजेड प्लेन में आपका ये सर्कल होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। अब जैसे राइट हैंड थंब रूल पढ़ते थे बचपन में, याद कीजिए, तो थंब जो है ऊपर की तरफ पॉइंटेड होता था, और ये जो है मतलब वाई एक्सिस के अलोंग, और जो आप कर्लिंग ऑफ फिंगर्स करते थे एक्स जेड एक्सिस में, ठीक है, एक्स जेड प्लेन में। ओके, तो ये सब आप लोग धीरे धीरे इस चैप्टर में और अच्छे से फील करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो ये देखा गया कि अगर हम और उसने उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया कि इस करंट की वैल्यू को क्या क्या बढ़ाया, ठीक है, इस करंट को और बढ़ाया, तो उन्होंने देखा कि ये डिफ्लेक्शन जो हो रहा है और ज्यादा तेज हो रहा है, ठीक है, और फास्ट डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि करंट ज्यादा है, ठीक है, तो वो जो है जितना ज्यादा करंट बढ़ा रहे हैं, निडल में डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा हो रहा है, और फील्ड की स्ट्रेंथ इसका मतलब है कि और ज्यादा बढ़ रहा है। तो उन्होंने देखा द निडल सफिशिएंटली क्लोज टू द वायर सो दैट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में भी इग्नोर्ड, ठीक है, इसमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को अभी हम लोग इग्नोर करके चल रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, मतलब आप इसको अगर ऐसे समझें कि एक अगर ऐसे सर्किट मान लीजिए, सपोज ये वायर था, उसमें करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है, जैसे ये बैटरी है, इस तरह से है, ओके, ठीक है, और यहाँ पर इस बैटरी से करंट निकाल दिया हमने, करंट का डायरेक्शन अभी ऐसा है, ओके। तो अगर सपोज यहाँ पर कंपास की निडल है, ठीक है, तो इसने देखा कि कंपास की निडल में डिफ्लेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है, सपोज, ठीक है, ऐसे, ठीक। अगर हम इसी सर्किट को में करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कैसे होगा, बैटरी का ही हम लोग टर्मिनल को अपोजिट कर देंगे, तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। और उस कंडीशन में इन्होंने देखा कि ये जो कंपास की जो निडल है उसमें डिफ्लेक्शन अब अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, पहले ऐसे हो रहा था, अब ऐसे हो रहा है, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इन्होंने देखा कि डायरेक्शन ऑफ करंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है चेंज हो रही है, निडल का डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, समझ गए। तो दो तीन बातें आपको समझ में आ गई कि कैसे कैसे इंटर रिलेटेड है, ये चेक किया उन्होंने। सबसे पहला कि डायरेक्शन मतलब कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से, ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरी बात, उन्होंने देखा कि करंट की वैल्यू को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि 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 मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है क्योंकि करंट की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, अभी इतना ही समझना है। उसके बाद अगर हम क्या करें, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो रहा है।
तो ये सारी बातें उन्होंने जो है ऑब्जर्व करी एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। सो Oersted, from here Oersted concluded that the moving charges or currents, चाहे मूविंग चार्ज बोले, हम जानते हैं अगर चार्ज मूव कर रहा था तो उसको हम लोग करंट भी बोलते हैं। So the moving charges or currents produced in a magnetic field in the surrounding space, ठीक है, produced a magnetic field in the surrounding space, यानी कि कोई भी करंट या चार्ज मूव कर रहा है तो अपने आसपास वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और इसी को फॉलो करके 1864 में, ठीक है, so the law obeyed by electricity and magnetism were unified and formulated by Maxwell, ठीक है। मैक्सवेल नाम का एक बहुत ही विख्यात साइंटिस्ट थे जो बहुत साइंस की दुनिया में, फिजिक्स की खास करके दुनिया में उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े कारनामे किए हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप साइंस फील्ड में आगे बढ़ेंगे तो इनके बारे में और ज्यादा अच्छे से समझते जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं मैक्सवेल के द्वारा, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, है ना। तो मैक्सवेल ने क्या किया, उनको फॉलो करते हुए और स्टेट को फॉलो करते हुए, दे रियलाइज दैट लाइट्स वर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उन्होंने बोला जो हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, लाइट जो देखते हैं, तो दिस लाइट इज मेड अप ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो लाइट वेव्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ, बोथ आर इंटर रिलेटेड, है ना। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटर रिलेटेड एंड दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसने लाइट को क्या कहा, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो बाद में आगे चल के सही भी साबित हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर हर्ट्ज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो रेडियो वेव उन्होंने डिस्कवर किया, और द रेडियो वेव्स वर प्रोड्यूस्ड बाय जगदीश चंद्र बोस एंड जी मार्कनी, ठीक है, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक। A remarkable scientific and technological progress took place in 20th century, और आज 21st सेंचुरी में हम लोग बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड है, जो आप जितना भी ये सब यूज करते हैं, इंटरनेट, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, ठीक है, टीवी पे मूवीज देखते हैं, ठीक है, जो जितने भी डिश एंटीना, ये सब जो है सारा का सारा, ये खेल किसका है, इंटर रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से सब कुछ जो है पॉसिबल हुआ है। सो प्रोडक्शन, एम्पलीफिकेशन, ट्रांसमिशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और ये सब जो है तीन आप देख लीजिए, दीज थ्री आर द पिक्चर्स ऑफ मैग्नेटिक कॉम्पास नीडल, ठीक है। फर्स्ट पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर आप देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो है दो ही पॉसिबिलिटी लेता है हमेशा, या तो इनटू द पेज होगा, ठीक है, या तो आउट ऑफ द पेज होगा, ठीक है। तो ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस आपको हमेशा शो करता है इनटू द पेज या इनटू द पेपर, है ना, इनटू द पेज या पेपर बोल सकते हैं, ठीक है। पेपर पे आप अगर देख रहे हैं तो इनटू होगा, और ये जो है ऐसा अगर डॉट है तो दिस रिप्रेजेंट आउटवर्ड, ठीक है, आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द बोर्ड, जहां पर भी आप ये काम सीख रहे हैं, कर रहे हैं, उसका आउटवर्ड, ठीक है। तो दो सिंबल है आपका मैग्नेट फील्ड का, या तो आउट इनवर्ड होगा या तो आउटवर्ड होगा। तो डॉट अगर हो गया तो आउटवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरह से देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहा है, ठीक है, देख रहे हैं इसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, इस तरह से। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को जनरली हम लोग क्या करते हैं, आउटवर्ड मानते हैं, ठीक है, समझ गए। और ये देखिए इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको हम लोग इनवर्ड मानते हैं, ठीक है, समझ गए। और ये तीसरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज को शो कर रहा है, आप लोग बता सकते हैं, थर्ड वाला फील्ड लाइन, किसके वजह से, एक आपका यहाँ पर क्या रहा होगा, एक क्या रहा होगा,
स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर रहा होगा, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो है मैग्नेटिक फील्ड हैं। नहीं समझ में आया बात? आ गया। ठीक है, आ गया तो सर। ये है। चलिए उसके बाद ये सब हो गया। बाद में हम लोग करंट और फील्ड, ये यहाँ पर आपको दिखा दिया है डिपिक्टेड बाई डॉट। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन depicted by dot and current or field going into the plane of the paper is depicted by cross। ठीक है, ये हो गया these two situation। यहाँ से अब हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ते थे, याद है इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक Q। फील्ड के प्रेजेंस में Q इंटू ई, याद है? तो ये Yes, होता sir। था इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फोर्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग को ये थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, ओके, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं, तो उसको बस हम लोग एक बार बस एक झलक देख लेते हैं फील्ड के बारे में। जैसे सपोज कोई एक मैग्नेट रखा हुआ है, ओके, और इस मैग्नेट के आसपास हम लोग जानते हैं कुछ ना कुछ मतलब इसका अपना फील्ड होता है, इसका अपना एरिया होता है ना, ये इसका अपना एरिया है। ठीक, ऐसे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस फील्ड के इसके आसपास कोई भी अगर हम लोग दूसरा मैग्नेट या कोई दूसरा कंडक्टर अगर रखेंगे, ठीक है, तो जैसे अभी फील्ड, अभी सपोज ऐसे इसको समझिए कि एक बार मैग्नेट था, ओके, और इस बार मैग्नेट के आसपास हमने किसी भी चीज को लाया, चाहे कंडक्टर को चाहे दूसरे मैग्नेट को, तो उसकी वजह से इस वाले ऑब्जेक्ट में अगर कोई भी हलचल होती है, हलचल बोले तो मूवमेंट होती है, डिफ्लेक्शन होता है, तो इसका मतलब है कि ये इस किसकी वजह से हो रहा है? इस मैग्नेट की वजह से हो रहा है, इसके मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में है। तो इस रीजन में इसके आसपास इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड है। और इससे काफी दूर अगर हम लोग लेके जाएंगे तो वहां पर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये मैग्नेट यहाँ पर अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसका इस रीजन में यहाँ पर इसका फील्ड नहीं है, इसका ये एरिया नहीं है। ओके, तो कोई भी अगर कंडक्टर या कोई भी चार्ज अगर इस मैग्नेट के विसिनिटी में आसपास रखने के बाद अगर वो कुछ ना कुछ है ना एक्सपीरियंस करता है, दैट इज फोर्स और एनीथिंग एल्स अदर मूवमेंट, ठीक है, so then that region is said to be magnetic field। ये बात आ रही है समझ में सबको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में? Yes, sir। यस सर। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि हम लोग याद कीजिए चैप्टर 1 में पढ़े थे कि अगर चार्ज रेस्ट में होता है, याद कीजिए, इफ चार्जेस आर एट रेस्ट देन व्हाट डू दे प्रोवाइड? इफ चार्जेस आर एट रेस्ट। दूसरा हम लोग पढ़े थे चार्जेस इन मोशन, एंड थर्ड वन वी हैव स्टडीड चार्जेस इन मोशन, और थर्ड वन वी हैव स्टडीड एक्सिलरेटेड चार्ज। डू यू रिमेम्बर व्हाट आर Yes। दीज? चार्जेस अगर रेस्ट में होते थे तो क्या होता था? क्या प्रोड्यूस होता था? इलेक्ट्रिक। अगर हाँ, इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। इफ चार्जेस आर इन मोशन देन magnetic field and electric field. बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड और बोथ मैग्नेटिक फील्ड, या ओनली मैग्नेटिक फील्ड? Both, sir. Both। बोथ electric and magnetic field। okay, if there is accelerated charge then again both electric field as well as magnetic field, and along with they have what? they radiate energy, याद कीजिए, ठीक है, Yes। बिकॉज दे आर, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो दे रेडिएट एनर्जी।
तो हम लोग यहीं पर यहाँ लिखा हुआ है कि द चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, है ना, व्हेन द चार्जेज इज एट रेस्ट, ठीक है। So in that case, electric field comes out to be kq upon r square, and this force is equals to q into E, ऐसे है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता था दिस इज k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और फोर्स होता है हमारा q इंटू ई। तो यहाँ से q इंटू k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से हो गया k क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दैट वाज कूलम्ब्स फोर्स। याद कीजिए, ये सब बातों को यहाँ पर रिपीट किया है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोगों को इसमें और आगे चल के पढ़ना, मैं देखिए इसलिए एनसीईआरटी से करा रहा हूँ कि आपको ये पता चलते चले कि क्या क्या चीजें इसमें पढ़ना है, कहाँ कहाँ से नोट्स बनाना है, क्योंकि नोट्स आपको खुद से इसमें प्रिपेयर करना है ताकि आप जो है इसमें सीखते चलें कि मतलब आप नोट्स बनाने भी हो जाएगा और इस बहाने आप पढ़ेंगे भी कि हाँ एनसीईआरटी को कैसे रीड करना है, क्या करना है, कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग एक बात इसमें बस, और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर है कि जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैग्नेटिक फील्ड में भी लागू होता है। मैंने आपको बताया था कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, एंड दिस वेक्टर क्वांटिटी जब है तब जब ढेर सारे फील्ड्स होंगे, ठीक है, जब ढेर सारे फील्ड्स होंगे तो दिस मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू क्या होगा, B1 प्लस B2 प्लस B3, है ना। इन सब का जो वेक्टर क्वांटिटीज का है ना जो सम होगा, दैट इज व्हाट, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। So the magnetic field of several sources is the vector addition of magnetic field of each individual sources। ढेर सारे सोर्सेस हैं तो हर एक सोर्स का वेक्टर सम हो जाएगा आपका, ठीक है, ओके। Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है द मैग्नेटिक फील्ड एंड द लॉरेंज फोर्स, ठीक है। देखिए इसमें लॉरेंज फोर्स दो तरह के हैं, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे सपोज अगर मान लीजिए कोई अगर एक चार्ज है, ठीक, सपोज देयर इज अ चार्ज, ओके, एंड दिस चार्ज इज, कीप इन माइंड इट इज अ पॉइंट चार्ज, ओके, दिस इज अ पॉइंट चार्ज। नाउ अंडर द इफेक्ट ऑफ both electric field and magnetic field, let us suppose this charge is under the influence of both electric and magnetic field, let us suppose, okay, and this charge due to the electric as well as magnetic field, let us suppose this charge is moving with velocity v, okay, in that situation there will be two forces on this charge. One force will be what? One force is electrical force. This is Fe, and as we all know that this is QE. Okay. Now the another force, that is magnetic force, because in presence of magnetic field, it will also experience a force that will be magnetic force. Okay. And this force we will see very soon that this force depends on the speed, the value of charge and the magnetic field, okay, as well as the angle theta. I am going to explain it very soon, okay. So this is QVB sin theta, or it can be written as QV cross B, okay. So combining these two, QE plus QV cross B, okay, this Q is ब्रैकेट के बाहर है, इसको अंदर लेंगे। So combining these two, this force is called Lorentz force. Okay, means electric force plus magnetic force gives you Lorentz force. Okay, F electric plus F magnetic. ठीक है, so this force was given by H.A. Lorentz based on the extensive experiments of Ampere and others. ये सब साइंटिस्ट के नाम है, ठीक है, and this is called Lorentz force. Okay, तो इसको अब हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें लॉरेंज फोर्स जो है आपका
इसको ध्यान में रखना है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, और सिर्फ ये जो है मैग्नेटिक फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ठीक है, so we are now going to discuss magnetic Lorentz force in detail. Okay, magnetic Lorentz force, LOW होगा ना, LAW होता है ना, हाँ LORENT, ठीक है, स्पेलिंग बार बार ठीक है, फोर्स। अब इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। ठीक है, काफी बेसिक है, और ये आपको ध्यान में पूरा एक एक चीज इसमें रखना है, और ये फॉर्मूला आपका जो इससे रिलेटेड है, डेरिवेशन तो नहीं पूछेगा बट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे सपोज कोई भी एक चार्ज, ठीक है, इस तरह से एक चार्ज रखा हुआ है, और ये चार्ज in presence of magnetic field, let us suppose magnetic field is in the direction, let us suppose like this. This is direction of magnetic field, and this is a point charge Q, and under the effect of this magnetic field, let us suppose this charge is moving with velocity v. Okay, so we see that here the force, magnetic force experienced by this charge, this magnetic force experienced by this charge is directly proportional to, ठीक है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स है तो इसको हम लोग F लिख रहे हैं यहाँ पर, आप समझ जाइएगा कि ये F कौन सा है। ठीक है, so this force is directly proportional to the value of this charge, magnitude of this charge, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इस पे फोर्स लगेगा। This force is also directly proportional to the magnetic field strength, and this force is also directly proportional to the velocity of the charged particle, and also directly proportional to sine of angle between this velocity and magnetic field. ठीक है, so theta is what? This theta is angle between magnetic field and the velocity, okay, of charged particle. Got it? यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. So combining all these four things, we can say that this force is directly proportional to Q V B sin theta. ठीक है, and we can remove this proportionality and put K, and this K Q V B है ना, sin theta, and practically it was observed that this K comes out to be 1, and therefore this force is equals to Q V B sin theta. This is Q V B sin theta. Okay. Now, in vector form, what should we write? In vector form, F is equal to sin theta किस में आता है? क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट? Dot product. cross. Cross product. So this force in vector form will be Q V, because V is velocity is in vector quantity, and for magnetic field is also a vector quantity, so we can write like this. So this is Q V cross B. Got it? So this Q V cross B is called magnetic Lorentz force. Okay, this is what?
मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। क्लियर है यहां तक सबको? कोई दिक्कत समझने में? देखिए लॉरेंज फोर्स क्या था, दोनों को मिला के, है ना, ये जो है अगर F जो है ना, QE प्लस QV क्रॉस B हो गया, ठीक है, ऐसा है, तो इस पूरे को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक है, दिस Yes, इज sir. लॉरेंज फोर्स। और अगर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। गॉट इट? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं है? No. ओके, नाउ वी विल सी सम स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस आप लोग खुद समझ सकते हैं कि क्या क्या रहेगा इसमें। सबसे पहले केस जिसमें हम लोग केस 1 पढ़ेंगे, इफ द वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 मीन्स चार्ज इज एट रेस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज जो है वो मूव नहीं कर रहा है। तो याद कीजिए, अगर चार्ज रेस्ट होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, बोलिए, 0. याद है? अगर चार्जेज रेस्ट में है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर V 0 है तो आप देखिए मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स में V को 0 कीजिए, ठीक है, तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो फोर्स विल बी 0। इन दिस केस फोर्स कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, दिस फोर्स इज इक्वल टू 0, है ना। ये कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, लॉरेंज फोर्स की बात कर रहे हैं। इसको आप यहाँ से चाहे तो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है इसको आप हटा सकते हैं, इसको हम लोग बाद में लिख देंगे। चलिए, नहीं तो ये कंफ्यूजन होगा, आप लोगों को लगेगा कि ये लॉरेंज फोर्स का हम लोग फोर्स चाहिए। ठीक है, इसको बाद में लास्ट में लिख देंगे, स्पेशल केस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं केस 2। केस 2 में क्या होगा, क्या माने, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है, और 180 डिग्री, क्योंकि साइन के बारे में आपको मालूम होगा 0 और 180 सेम होता है। ठीक है, बोलिए, थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि अगर थीटा 0 डिग्री है इसका मतलब है कि ये है आपका वेलोसिटी और इसी के अलोंग आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, और थीटा 180 डिग्री का मतलब क्या है कि अगर इधर की तरफ वेलोसिटी है तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो दोनों अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, आगे बात समझ में? तो साइन थीटा यहाँ पर क्या होगा दोनों ही केस में, 0 और 180 वाले केस में, बताइए, साइन 0 डिग्री और साइन 180 डिग्री कितना होता है, पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों ही? 1. 0. 1 नहीं होता, 0 होता है। ठीक है, चाहे साइन थीटा या साइन 180 डिग्री, 0 डिग्री या 180 डिग्री, कितना होता है, 0। ओके, तो इन दिस केस फोर्स इज इक्वल टू, अभी हमने देखा था क्यू वी बी, और यहाँ पर साइन थीटा या साइन 180 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो 0. फोर्स कितना हो गया, फोर्स कितना हो गया, 0। ठीक है, 0. समझ में आ रहा है सबको? मतलब अगर चार्जेस जो है अलोंग मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो इन दैट केस दिस फोर्स विल बी 0। और कब 0 था, जब चार्ज रेस्ट में था। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, केस 3। केस 3 में थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, so in this case we can say that this is the direction of velocity and this is the direction of magnetic field. Okay, now
this angle is how much? 90 degree. And as we all know that sin 90 equals to how much? Sin 90. So we can say that this magnetic Lorentz force will come out to be QV into V. And this will be the maximum force. Maximum possible force will be QVB. Got it? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ठीक है? Yes, sir. तो अब हम लोग इसमें फोर्स का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है? How will you find the direction of force? How will you find the, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो किस तरह से ये फोर्स का डायरेक्शन होगा ये हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वी विल यूज लेफ्ट हैंड रूल. कौन सा? फ्लेमिंग्स का. याद है हमको? बचपन में हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में. जब अभी ऑफलाइन क्लास होगी तो उसमें थोड़ा मैं और डिटेल से समझा दूंगा. अभी फिलहाल आप लोग ऐसे समझिए जो 10th में बचपन में आप लोग करते थे क्लास में याद कीजिए. मैं सबकी उंगली खुलवा के सारा करवाता था ना, याद है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, तो वही है. तो उसमें हमारा क्या था कि अगर मान लीजिए सपोज कि अगर क्या बोल रहे हैं कि चार्ज अगर इस तरह से ऐसे मूव कर रहा है सपोज, है ना, वेलोसिटी, और ठीक है, या फिर इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, करंट भी बोल सकते हैं ये. ठीक है, इसको हम लोग करंट भी बोल सकते हैं क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है ना इस डायरेक्शन में, है ना, समझ गए? या इसको हम लोग करंट भी बोल सकते हैं. ठीक है, और ये है आपका वेलोसिटी. तो जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव करता है वही डायरेक्शन ऑफ करंट होता है. So this is the direction of what? Velocity. Okay, and let us suppose this is the direction of magnetic field, है ना? This is what? Magnetic field. Okay, and in this case the direction of force will be like this, है ना? ये थोड़ा सा बाहर आ गया. तो यहाँ से ये जो होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ओके, मीन्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हमको मालूम है 3 फिंगर्स होंगे. ठीक है, ये वाला जो होगा इसको हम लोग बीच कौन सा बोलते हैं फिंगर? 4 फिंगर. इसको 4 फिंगर बोलते हैं ना? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. और मैग्नेटिक फील्ड हो गया 4 फिंगर, और ये हो गया आपका क्या बोलते हैं? मिडल फिंगर. ठीक है, वेलोसिटी हो गया आपका कौन सा? मिडल फिंगर. ठीक है, और ये हो गया आपका कौन सा? थंब. ठीक है, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. याद आ रहा है सबको? मतलब हम लोग क्या करते हैं फ्लेमिंग्स, एक बार आपने अपना सबको ही करके अभी बैठे हुए हैं, देखिए इसको 3 फिंगर्स को, तीनों को हम लोग वो कीजिए. ठीक है, स्ट्रेच कीजिए राइट एंगल पे. मीन्स कौन कौन से 3? थंब के साथ जो जुड़े हुए तीनों फिंगर है, थंब, उसके बाद वाला जो 4 फिंगर है, और मिडल फिंगर. तीनों को स्ट्रेच कीजिए. जो मिडल फिंगर है उस डायरेक्शन में कौन मूव कर रहा है? वेलोसिटी, चार्ज मूव कर रहा है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो गया. और मैग्नेटिक फील्ड हो गया कौन सा? बीच वाला फिंगर, यानी कि बीच वाला नहीं, उसको 4 फिंगर बोलेंगे. इन तीनों में से बीच वाला हुआ. और थंब इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. Force. ओके, समझ आ रहा है सबको? ठीक है, Sir. तो ये है आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो एक तो ये हो गया. ठीक, इसको हम लोग थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे और थोड़े इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा. ठीक है, और दूसरा हम लोग बोलते हैं एक राइट हैंड पाम रूल. ठीक है, या राइट हैंड रूल. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पाम रूल. ठीक है, पाम रूल में हम लोग क्या करते हैं? सिंपली जो है थंब, जैसे पाम को हम लोग ओपन करेंगे, किसका? राइट हैंड का. ठीक है, ये राइट हैंड के पाम को ओपन करेंगे. ठीक है, जो थंब होता है दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट और वेलोसिटी. ठीक है, और वेलोसिटी, और जो 4 फिंगर्स होंगे ना, 4, इसमें जो चारों फिंगर होंगे. ठीक है, पाम को ओपन कर लीजिए, और जो बाकी जैसे पाम खोलते हैं, राइट हैंड का पाम खोलिए, उसके जो चारों फिंगर्स जो होंगे वो पॉइंटेड होंगे किधर की तरफ? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में. ठीक है,
एंड द पाम, जो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होगा, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो इस दो तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ओके। अब इस पे एक दो छोटी छोटी बातें रह गई है इस फोर्स से रिलेटेड, क्योंकि आज टाइम हो गया है। हम लोग अब यहाँ से ये देखेंगे कि एसआई यूनिट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला होता है, और 1 टेस्ला को हम लोग डिफाइन करेंगे और इसकी एसआई यूनिट और डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग इतना कर सकते हैं तो थोड़ा करके देखिएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एसआई यूनिट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। ठीक है, टी स्मॉल होगा, ध्यान रखिएगा, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल टी से। ठीक, तो इसका आपको क्या करना है, डायमेंशन निकाल के बताना है, कल करके आप लोग लाइएगा डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको डिफाइन 1 टेस्ला, ये सब आप खुद करके देखिएगा। ठीक है, 1 टेस्ला को कैसे आप डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पर इसमें मैग्नेटिक फील्ड को, है ना, सॉरी 1 टेस्ला है तो मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ रख देंगे इस वाले फॉर्मूले में, साइन थीटा वाले में, है ना, यहाँ पर। ठीक है, तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F अपॉन क्यू V साइन थीटा, और उसी के बाद हम लोग डिफाइन करेंगे इसको कि फोर्स अगर 1 न्यूटन का हो, ठीक है, चार्ज 1 कूलम का हो, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हो, और मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो वेलोसिटी के बीच में, तो उस समय में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 1 टेस्ला के बराबर होगा। इसी तरह से इसको डिफाइन करते हैं। ओके, ठीक है, तो बाकी कल हम लोग पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। थैंक यू।